नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देशहित। पहले हम बात करते हैं आज की हमारी बड़ी खबर की। आज की पहली खबर की, एक मासूम के साथ अयोध्या में अनर्थ हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पीड़ित परिवार पहुंचा, इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित लड़की का हाल देखकर योगी के मंत्री भी अपने आंसू नहीं रोक सके। बलात्कार का आरोपी मोइन खान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी है। समाजवादी पार्टी इस मामले में सियासत पर उतर आई है, लेकिन यूपी की बेटियों को सुरक्षा का दिया वचन निभाने के लिए बुलडोजर बाबा एक्शन मोड में आ गए हैं और पहले ही दिन मोइन खान की अवैध रूप से कब्जाई संपत्ति पर जमकर कार्रवाई शुरू हो गई है। ना रहेगी ये टीन की छत, नहीं बचेगी ये ईंटों की दीवार, नहीं बचेगा ये गेट, क्योंकि ये सब अवैध निर्माण आरोपी मोइन खान ने कराया था। बाबा का बुलडोजर बेहद गुस्से में दंदनाता हुआ यहां पहुंचा ताकि नाबालिग के साथ हुए कुकर्म की सजा मोइन जैसे आरोपियों को दी जा सके। यहाँ पर एक निर्माण था और उस निर्माण को बुलडोजर नंबर 2 इसको हम कहें। देखिए, पहले खुद को सहेजता है, फिर खुद को मजबूत करके तगड़ा और कड़ा प्रहार करता हुआ ये बुलडोजर आपको दिखाई देगा। सामूहिक बलात्कार का आरोपी मोइन और जिस तरह से उसका अपराध है, उस अपराध पर अब ये बुलडोजर गरजता हुआ। देखिए, ये एक धक्के के साथ ये बाबा का बुलडोजर बेहद गुस्से में है। 13 साल की मासूम से बलात्कार का आरोपी गुनहगार के गुरूर को पूरी तरह चकनाचूर कर रहा है। जो कंक्रीट और इसके साथ कहा जाता है कच्ची छत जो बनाई गई थी, वो छत अब जमींदोज हो चुकी है, पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है और दूसरे कमरे की दीवारों को पूरी तरह से, देखिए, ये एक धक्के के साथ ये जमींदोज, ये पूरा का पूरा निर्माण जमींदोज। आपको बता दें कि यूपी में अपराध के खात्मे का संदेश है। मोइन खान की बेकरी पर भी बुलडोजर चला है। आज की कार्रवाई में अयोध्या में 10,000 स्क्वायर फीट अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। राजस्व की टीम को आरोपी की दबंगई के सबूत भी मिले थे। आरोपी मोइन खान ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था और तो और शमशान की जमीन पर भी राजस्व विभाग की टीम को कब्जा करने की जानकारी है। यानी अब आगे भी बुलडोजर वाला एक्शन होगा। मोइन खान के घिनौने अपराध से खुद यूपी के मंत्री अपने आंसू नहीं रोक पाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा। हैरानी की बात यह है कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पहले तो अपने करीबी के द्वारा किए गए अपराध पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। आपने संज्ञान लिया कि लेकिन आज बीजेपी पर हिंदू मुसलमान वाली राज करते हुए लीपापोती शुरू कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है। मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। आपको याद दिला दें कि सीएम योगी ऐसे ही वजहों से समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इस बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग धारदार हो गई है। वर्तमान सरकार इस तानाशाही व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए इससे संघर्ष करके लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान।
जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। आपको बता दें कि सीएम योगी पीड़ित बच्ची के परिवार से भी मिले थे। उन्होंने कानून के मुताबिक आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का वचन दिया है। नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी राज में जिसने भी बेटियों से बदसलूकी की, उसने अपनी शामत बुलाई। अयोध्या में रेप के आरोपी की अवैध संपत्ति सफाचट हो गई तो मुजफ्फरनगर में मनचलों का खटाखट इलाज कर दिया गया। स्थिति यह थी कि जो मनचले दिन में बाइक पर छात्राओं को छेड़ रहे थे, रात होते होते उन्हें चलने के लिए 2 कंधों की जरूरत पड़ गई। इन दोनों को अब कई दिनों तक 2 कंधों की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों ने कारनामा ही ऐसा किया है जिसके चलते इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अब कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इनके नाम उज्जवल और शुभम हैं और अब तो इनके नाम के साथ मनचला शब्द भी जुड़ गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले उज्जवल और शुभम ने क्या करतूत की है, उसके लिए कुछ घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। एक बाइक पर सवार ये 3 शख्स एक कोचिंग सेंटर के बाहर छेड़खानी के लिए पहुंचे थे। जैसे ही 2 लड़कियां स्कूटी से आती हैं, ये भी उनके पीछे पीछे आते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये काफी देर से लड़कियों का पीछा कर रहे थे। स्कूटी रुकते ही बाइक सवार एक शख्स लड़की के पास पहुंचता है और बाकी 2 बाइक पर ही बैठे रहते हैं। लड़कियां इन शोहदों से काफी देर तक परेशान दिखती हैं। कुछ सेकंड बाद छेड़छाड़ करने वाला शख्स सामने स्कूटी पर जाकर बैठ जाता है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि यह मनचला लड़कियों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर में तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ तो योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हैं और हमने भी यहाँ पर एसएसपी से को कह करके उनको निर्देशित किया कि इनकी पकड़ करें, उनकी जांच करें और जांच करके दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मनचलों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बनाई और चंद घंटों में ही 3 में से 2 आरोपी दबोच लिए गए। थाने में दोनों आरोपियों का ऐसा सत्कार हुआ जिससे वो शायद ही भूल पाए होंगे। जो आरोपी दिन में मोटरसाइकिल से छेड़छाड़ कर रहे थे, रात होते होते वो अपने पैरों पर चलने लायक तक नहीं रह गए। इसकी सिसकी बता रही है कि अब छेड़छाड़ से कोसों दूर रहेंगे। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। बेटियों से बदसलूकी पर योगी आदित्यनाथ ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पिछले दिनों लखनऊ में बारिश के दौरान बाइक सवार लड़की से बदतमीजी पर भी योगी ने सख्त एक्शन लिया था। यूपी में मनचलों के लिए योगी का संदेश साफ है, अगर बेटियों को छेड़ा तो 2 कंधों पर चलने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन के महीने में तेजो महालय बनाम ताजमहल का विवाद गहराता जा रहा है। आज 2 युवक ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए ताजमहल के भीतर मकबरे तक जा पहुंचे और यहां शिवालय होने का दावा करने के साथ ही जल भी चढ़ाने लगे। इन युवकों का दावा है कि यहां शिवालय है, ये तेजो महालय है। इस मामले के बाद आगरा में माहौल गर्मा गया है। लास्ट पड़ाव उसके अंदर घुसे हुए। निश्चित तौर पर ये तेजो महालय शिव मंदिर है जिसके बहुत सारे प्रमाण हिंदुओं के पास हैं। हमारे मंदिर को कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया मुगल काल में। वो ताजमहल नहीं, वो तेजो महालय है। यहाँ हर हर महादेव गूंज रहा है। शिवालय में जल चढ़ाने वाले भक्त आज आगरा के ताजमहल के भीतर भी पहुंच चुके हैं। हाथ में पवित्र जल लेकर ताजमहल में कब्र तक जाने से पहले इन्होंने ओम का स्टिकर लगा अपने इरादे भी जाहिर किए थे। इसके बाद ये पूरे विश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि आज उन्होंने अपने मन की कर ली है।
मामला बेहद गंभीर हो चला है क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने वाले युवक बेहद उत्साहित हैं। जलाभिषेक यानी कि एक तरह से बोतल को पूरा नीचे पानी अंदर डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने दावा किया है कि वो इस वक्त गंगा जल था। लेकिन अगर हम आपको उस प्रांगण की बात समझाएं तो ASI के अंतर्गत आने वाले इस साइट में CISF की जो सिक्योरिटी होती है वो हमेशा मौजूद रहती है। यहाँ जल चढ़ाने की एक घटना को उनका कैमरा भी कैद कर रहा है। अब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रही है। आगरा में ताजमहल के सेंटर पॉइंट पर एक मुख्य गुंबद बना है। इसी गुंबद के नीचे एक बड़ा तहखाना है जिसमें मुमताज और शाहजहां का मकबरा है। ये बेसमेंट में बना हुआ है। नीचे जाने के लिए इसमें सीढ़ियां हैं। इन्हीं सीढ़ियों के पास से इन दोनों युवकों ने जल चढ़ाया है। ये अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता श्याम और विनेश कुंतल हैं और मथुरा के रहने वाले हैं। बाबा भूतेश्वर की अनकम कृपा से हो सकता है कि उनकी दृष्टि उन्हें वहाँ खींच लेगी हो। इस विषय पे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बाबा मुझ पे भी सवार हो गए। मैं पिछले 4 साल से बाबा भूतेश्वर महाराज की शरण लेता हूँ। सुबह 4 बजे जाता हूँ और 10 बजे मंदिर से आता हूँ। मुझे इस बात पे मैं कहूँगा हो सकता है कहीं ना कहीं बाबा भूतेश्वर महाराज की तीसरी आँख खुल गई हो, उन्हें वहाँ लेके पहुँच गई हो। इस घटना के बाद दोनों युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। CISF ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। CISF के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। जो भी लड़के हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके के मुद्दे जो ताजमहल हैं या दूसरे मुद्दे केवल भटकाने वाले मुद्दे हैं। इनसे केवल जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता का ध्यान वो हटने वाला नहीं। ताजमहल नहीं, तेजो महालय मंदिर, उसको महादेव का मंदिर बोला जाए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ नई बहस शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि हिंदू संगठन पहले भी ताजमहल को भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय बता चुका है। यहाँ तक कि मामला अदालत तक भी जा पहुँचा है। राजा मानसिंह से शाहजहां ने जब इन आक्रांताओं का आतंकवादियों का शासन आया, क्योंकि ये लुटेरे थे, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब लुटेरे थे, आतंकवादी थे। इन्होंने यही किया था, भारत में आकर मंदिरों को तोड़ा और उनको ऊपर मकबरे बनाए। जाहिर है तेजो महालय को लेकर मामला अदालत में भी है और इस घटना के बाद आने वाले दिनों में ताजमहल बनाम तेजो महालय की कानूनी जंग भी शुरू हो सकती है। आगरा से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के जुड़वा भाई नोमान मसूद ने शिवलिंग को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद शुरू हो गया है। इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद ने शिवलिंग को हजरे अस्वद कहकर विवाद छेड़ दिया, जिसके बाद संत समाज इस बयान का खुलकर विरोध कर रहा है। यही नहीं, मुस्लिम समाज से जुड़े नेता भी जुबानी जंग में उतर आए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजरे अस्वद कहते हैं। ये परम ज्ञान है नोमान मसूद का। पहले इनका परिचय करवा देते हैं। नोमान मसूद कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के जुड़वा भाई हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले नोमान मसूद का दिया एक विवादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है। नोमान के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस बयान को सुनिए। जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजरे अस्वद कहते हैं। जिसे शिवजी जन स्वर्ग से लेकर के आए थे, उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। इस बयान पर साधु संत घोर आपत्ति कर रहे हैं। दिमाग से जो है विक्षिप्त व्यक्ति है। सनातन धर्म का उसे ज्ञान नहीं है, शिव का ज्ञान नहीं है। और शिव के ज्ञान के तुलना अगर शिव से अगर किसी प्रकार का अगर कर रहा, निश्चित रूप से वह उसकी बुद्धि कुंठित है। धर्म के विषय में उनको बोलने का अधिकार नहीं है और वो शायद भूले हैं, वो इस्लाम धर्म के हैं और वो हमारे संस्कृति सनातन धर्म के विषय पे इस प्रकार टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। जबकि मुस्लिम समाज से जुड़े लोग भी नोमान मसूद के बयान की निंदा करते हुए पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान मसूद के भाई गंगोह चेयरमैन नोमान मसूद वोट की खातिर कितने गिरेंगे। इन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर हमारे दीन का मजाक उड़ाया है। आपके बयान की
निंदा करता हूं। आपको बता दें कि नोमान मसूद बीएसपी के भी नेता रह चुके हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में नोमान मसूद बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। नोमान मसूद 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन तीनों बार हार गए। बसपा ने पिछले साल ही अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोमान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वैसे मामला बिगड़ता देख खुद सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सफाई देने सामने आना पड़ा। अपने भाई के बयान पर सफाई देने के लिए जी न्यूज के कार्यक्रम में इमरान मसूद भी जुड़े थे, लेकिन वो जी न्यूज के सवालों से बचते हुए नजर आए। इस चीज के लिए इतनी बहस की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने अपने भाई के बयान से असहमति जताई और उन्हें ऐसे बयानों से बचने की भी सलाह दी। सवाल है कि सियासत के लिए क्या ऐसे ही धर्म का सहारा लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि गम में दुश्मन भी साथ आ जाते हैं, लेकिन एक इमाम साहब ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। इमाम साहब ने तो एक शख्स की मौत पर जनाजे की नमाज पढ़ने से ही मना कर दिया। लोग गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन इमाम साहब अपनी बात पर अड़े रहे। यह घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। जिस शख्स की मौत हुई थी उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बीजेपी के समर्थक थे और बीजेपी को वोट करते थे। ट्रैफिक अटैक से मौत हो गई। इमाम साहब ने नमाज के लिए मना करा। कुछ लोग गए, मोहल्ले गए, बोला ठीक है हम पढ़ा देंगे। जब वो जनाजा 11 बजे मस्जिद पे लेके पहुंचे, इमाम साहब ने मना कर दी। बोलना भी लगे तो बीजेपी वोटे में, अगर हिंदू है तो। क्या किसी मुसलमान का बीजेपी को वोट देना इतना बड़ा गुनाह है कि मौत के बाद जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं हो सकती? दिलनवाज खान के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद जनाजे की नमाज के लिए इन्हें इमाम के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। लेकिन मौलाना के लिए मौत से ज्यादा बड़ी चीज राजनीतिक विचारधारा थी। आरोप है कि बीजेपी के प्रति नफरती सोच रखने वाले मौलाना ने बीजेपी समर्थक शख्स के जनाजे को देखना तक ठीक नहीं समझा। आरोप तो यहाँ तक है कि मौलाना ने फतवा जारी कर दिया कि कोई मौलाना फातिहा पढ़ने भी नहीं जाएगा। 10वां था कल मेरे पापा का, कल भी इन्होंने मना कर दिया कि मौलवी से कोई जाके वो फातिहा ना पढ़ेगा। ये कह रहे हैं इन्होंने। अब ये मसले को घुमा रहे हैं कि अब ये दीन की तरफ मसला लेके जा रहे हैं। घटना यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा इलाके की है। दीन और ईमान की बात करने वाले मौलाना इंसानियत का फर्ज ही भूल गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का समर्थन करना मुस्लिम धर्म में गुनाह है? जी मीडिया की टीम ने पीड़ित बेटे के आरोपों का सच जानने के लिए मुफ्ती राशिद के पास पहुंची, लेकिन इमाम साहब ने मृतक को इस्लाम विरोधी करार दिया। ये गुस्ताखे रसूल थे। इनके बारे में ये ऊपरी बातें इनकी मशहूर थी कि नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे और न जाने क्या क्या नबी के बारे में अफसना भी बोलते थे। 20 लोग इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि उनके सामने इन्होंने ऐसी हरकत की। हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जिससे दिल जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कोई उनके खिलाफ बोले तो हम उसके जनाजे में शरीक कैसे हो सकते हैं? मुफ्ती राशिद का दावा है कि मामला राजनीतिक नहीं धार्मिक है। मृतक के बेटे की माने तो मौलाना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन पर समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं ने दबाव डाला था। चेयरमैन असलम खान, मतीन खान है, शराफत खान और शमीम खान और इमाम साहब। समाजवादी के लोग वैसे तो 4 लोग थे इनमें। इमाम साहब ये इनका कहना मानते हैं, लेकिन नेता लोग इनका तो माननी पड़ा। मौलाना के कदम को मुस्लिम बीजेपी समर्थकों को धमकाने के रूप में भी देखा जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुफ्ती राशिद समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और जांच का हवाला दिया है। मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जांच होगी और मुफ्ती राशिद अगर दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन किसी की मौत के बाद भी उससे राजनीतिक नफरत किसी मजहब में तो नहीं सिखाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी की एनकाउंटर पुलिस यूं तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जानी जाती है, त्वरित एक्शन के लिए इसका नाम लिया जाता है। लेकिन बरेली में एक लड़की की अगवा होने के बाद जब उसके घर वाले थाने पहुंचे तो पुलिस ने मामला तक दर्ज नहीं किया। अब पुलिस की लापरवाही का ऐसा असर हुआ है कि एक घर जला दिया गया, इलाके में तनाव चरम पर है और एक मोहल्ला पलायन कर रहा है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बरेली में एक लड़की अगवा हो गई, आप सोते रहे। सद्दाम लेके गए, जब
लड़की हमारी को घर से जबरदस्ती निकाल ले गए, हमारे घर वाले है ना। 2 दिन तक लड़की का आता पता नहीं चला, आपकी नींद तब नहीं खुली। उसने छूटना नहीं चाहिए सद्दाम को जेल से। जवान बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर माँ बाप थाने पहुँचे, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगा। पुलिस को पता है सर, पुलिस ने कोई बागड़ी ना सुनी हमारी। और आपकी लापरवाही का ये नतीजा हुआ कि ये गांव में 2 समुदायों के बीच तलवार खिंच गई। एक शख्स का घर फूंक दिया गया और अब गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जबरदस्त करिए तो उसी दिन पता लगी है, तो ले चले गए, जहाँ से लेके ही चले गए, फरार कर दी उसने। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में इस वक्त पुलिस की भयंकर तैनाती चप्पे चप्पे पर खाकी है, लेकिन अगर बरेली पुलिस ने चंद दिनों पहले ऐसा त्वरित एक्शन लिया होता तो आज यहाँ तनाव की स्थिति पैदा ही नहीं हुई होती। एक घर न जला होता और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर न होते। डर लगता है कि फिर आके घर पर न चढ़ाई कर दे हमारी। मामला यह है कि 28 जुलाई को एक युवती का अपहरण हुआ। सद्दाम नाम के शख्स पर परिवार ने आरोप लगाया। पीड़ित परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस वालों ने गुमशुदगी तक की रिपोर्ट नहीं लिखी। 2 दिन बाद यानी 1 अगस्त को पुलिस ने युवती को बरामद किया और उसे घर छोड़ दिया। इधर आरोपी को थाने में बिठा लिया। खबर है कि इसके बाद आरोपी के परिवार वालों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट। तब तक पीड़ित परिवार को किसी भी पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली और इसका असर ये हुआ कि आक्रोशित लोगों ने सद्दाम के घर पर हमला बोल दिया। आरोपी सद्दाम के घर को आग के हवाले कर दिया। शुक्रवार यानी कि 2 अगस्त की रात करीब 10 बजे का पूरा इंसिडेंट है। यहाँ जो सामान रखा था उसे भी जला दिया गया। पूरा जो बक्सा था, बक्से में कपड़े थे और इसी के साथ उनके और जो कीमती सामान थे वो यहाँ पर रखे थे। मामला यहाँ 2 समुदायों से जुड़ा है, लिहाजा तनाव की स्थिति पैदा हो गई और आग की लपटें उठने के बाद पुलिस की नींद खुली, जिसके बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया। गांव के हालात ये हैं कि पीड़ित परिवार डर के साये में। पुलिस तो आई तब तक तो क्या होता। आरोपी सद्दाम के पड़ोसी खौफजदा है। क्या कर सकते हैं बताओ, हम तो यहाँ से जाएंगे सब छोड़ छाड़ कारोबार। और सद्दाम के मोहल्ले में रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं। इतना सब हो जाने के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन लिया है। संपूर्ण प्रकरण में समय से एफआईआर दर्ज न करने, पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने एवं सजग न रहने के कारण एसएचओ लव सिरोही, हल्का प्रभारी सतवीर सिंह और बीट आरक्षी को निलंबित किया गया है। पुलिस ने अब जाकर एक्शन तो ले लिया, लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पहले क्यों नहीं लिखी, पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। सवाल ये भी है कि ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर आग कैसे लगाई। कहने को अब पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, आगे तनाव की स्थिति पैदा ना हो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि हुजूर देर कर दी, बहुत देर कर दी आते आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्रेंड सेट किया है, अवैध तो बुलडोजर चलेगा। यूपी के अलीगढ़ में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बड़ी संख्या में चल रहे हैं। अकेले अलीगढ़ में 214 मदरसों में से 94 मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब ऐसे मदरसों पर ताला लटकने वाला है और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को पास के माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट करने के बाद इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यूपी में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी के हर जिले में उन मदरसों की पहचान की गई है जो पंजीकृत नहीं है और इसके बाद भी वहां तालीम दी जा रही है। अलीगढ़ में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि वहां 94 मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद अब उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को पास के माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट कराया जा रहा है और छात्रों की पूरी शिफ्टिंग के बाद इन अवैध मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। अवैध मदरसों पर ये कार्रवाई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। 2022 में सीएम योगी ने यूपी के सभी मदरसों के सर्वे के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने सभी जिलों में मदरसों का सर्वे किया, जिसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की गई। इसमें मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद की जानकारी, मदरसों में बच्चों की संख्या और उनकी तालीम से जुड़ी जानकारी जुटाई गई।
देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में कुल 214 मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें से 94 मदरसे गैर पंजीकृत पाए गए, जो किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थे। देखिए, जनपद अलीगढ़ में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 120 है। इसमें से 4 मदरसे अनुदानित हैं और बाकी 94 मदरसे ही अलग हैं जिनको किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं अलीगढ़ में मदरसा चलाने वाले मुफ्ती अकबर कासमी ने कहा कि कोई भी मदरसा गैर पंजीकृत नहीं होता। मदरसा किसी न किसी सोसाइटी या संस्था से जुड़ा होता है और इसी से चलता है। मौलाना साहब ने आर्टिकल 30 का जिक्र करते हुए दावा किया कि हर शख्स को अपने मजहब की तालीम दिए जाने का अधिकार है, जिसकी इजाजत उन्हें संविधान से मिली है और इसे रोकना गलत है, जिसका कि वो विरोध करेंगे। मौलाना कासमी ने दावा किया कि 2016 से मदरसों को किसी तरह की मान्यता नहीं मिल रही, ऐसे में वो मान्यता कहां से लाएं? जितने भी मदरसे चल रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, उन तमाम मदरसों को किसी न किसी सोसाइटी से या किसी न किसी ट्रस्ट से जोड़ा गया है। हर मदरसा किसी न किसी सोसाइटी से और कोई न कोई ट्रस्ट से वो जुड़ करके वो चलता है। मदरसों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के एक्शन से पहले ही विपक्ष का रिएक्शन भी आ गया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर सीएम योगी को घेरते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में आए खराब परिणामों की वजह से बदले की कार्रवाई की जा रही है। इन सब का मकसद सिर्फ ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना बेचारे का दिल है कि किसी तरह वो जीत जाए। कैसे बचाएंगे सरकार? बड़ा गंभीर, बहुत बड़ा मुद्दा ये है, सरकार कैसे बचाए। ये 10 सीटें भी चलेंगी तो कुर्सी चली जाए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और इसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए साफ किया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। जो 94 मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं वो बंद होने ही चाहिए। हम बच्चों की जिंदगी की खराब नहीं कर सकते। हमारी सरकार का दायित्व है कि कोई भी इलीगल काम हमारी इस सरकार में उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। इस बीच मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने दूसरे स्कूलों से मदरसों में बेहतर पढ़ाई होने का दावा किया। नहीं, मदरसे में पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम हो रही है यहाँ पर। क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ भी पढ़ाई जा रही है। ठीक पढ़ा रहे हैं? हाँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ना, हम नहीं पढ़ाएंगे, उनसे अच्छा पढ़ाई होगा यहाँ पे। सरकारी स्कूलों से अच्छी पढ़ाई अच्छी होगा यहाँ पे। इस दौरान मदरसों पर मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि प्रशासन के आदेश को वो मानेंगे, लेकिन जो आदेश उन्हें मजहबी तालीम देने से रोकने के लिए दिया गया, उसका वो विरोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। त्रेता युग से लेकर अब तक भगवान राम के होने का सबूत मांगा जा रहा है। कभी भगवान राम को अदालती लड़ाई में उलझाया जाता है, तो कभी आस्था की लड़ाई से सियासत चमकाई जाती है। अब तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में मंत्री शिवशंकर ने राम के अस्तित्व पर बेवजह की बहस छेड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। क्या है यह पूरा मामला? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। युगों युगों से राम मर्यादा निभाते आए हैं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आज भी अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो या फिर दक्षिण में राम सेतु का सत्य हो, इस पर न तो राजनीति खत्म हुई, न ही राम के अस्तित्व को लेकर बेवजह की बहस रुकी। एक बार फिर राम के अस्तित्व पर बेवजह सवाल उठाकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री एसएस शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर बयान दिया। एसएस शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं जो भारत और दुनिया भर में अरबों लोगों के पूजनीय हिंदू देवता राम के अस्तित्व को साबित कर सके। तमिलनाडु के अरियालूर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम के नेता शिवशंकर ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों का कर्तव्य है कि वो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें, या अन्य लोग उन्हें कुछ ऐसा मनाने के लिए मजबूर करेंगे जिससे उनका कोई संबंध नहीं है। शिवशंकर ने यह दावा किया कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, जबकि चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के होने के प्रमाण हैं। उनके बनाए गए तालाब और मंदिर हैं, कई लिपियों में उनके नाम का उल्लेख है, उनकी कई मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण या इतिहास नहीं है। लोग उन्हें अवतार कहते हैं, लेकिन अवतार का जन्म नहीं होता। यह हमारे इतिहास को छिपाने और एक इतिहास को दिखाने के लिए किया जा रहा है। स्टालिन के ट्रांसपोर्ट मंत्री शिवशंकर ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा तो इसका विरोध भी शुरू हो गया। संत समाज तमिलनाडु के मंत्री के बयान से गुस्से में है।
वो जानता है कि संस्कृति सनातन धर्म एक दयावान है, इच्छावान है, इसीलिए इस प्रकार बोलता है। अगर उसकी हिम्मत हो तो इस्लाम धर्म के ऊपर बोले, तब मैं जानूं राम पे टिप्पणी करना गलत है। हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का अगर कोई भी शब्द कहता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर NSA के तहत, राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत हो और हमारे राम पर सवाल खड़ा करने से पहले वह भारत छोड़ करके चले जाएं। जबकि बीजेपी और जेडीयू ने डीएमके पर हिंदू की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। DMK leaders always believe in insulting only Hindu gods. They do not criticize or question the existence of gods of any other religion. समूचे उत्तर भारत में भगवान राम से ज्यादा मर्यादित कोई व्यक्तित्व ही नहीं दिखता है। फिर भी मेरा निवेदन है डीएमके के साथियों से को ऐसे वक्तव्यों से बाजें। इस बीच कांग्रेस ने डीएमके नेता का निजी बयान बताते हुए इस मामले से किनारा कर लिया है। ये उनकी क्या है आस्था, क्या नहीं है, वो जाने। जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरा व्यक्तिगत भी और एक समूह के रूप में, भगवान राम हम लोगों के बहुत ही सम्मानित हैं और ईश्वर से ज़्यादा एक तरह से कहा जाता है कि राम तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। इससे पहले भी डीएमके नेता भगवान राम और राम सेतु को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ममता सरकार में सिर्फ टीएमसी के नेता ही नहीं बल्कि मंत्री भी बेलगाम है। ममता बनर्जी के मंत्री नहीं चाहते कि सरकारी अफसर ईमानदारी से अपना काम करें, इसलिए उन्होंने महिला अफसर को सरेआम जान से मारने की धमकी तक दे डाली। बंगाल से आया एक वीडियो सोशल मीडिया बंगाल में धमकी तंत्र का सच बयां कर रहा है। इस वीडियो में बंगाल के मंत्री अखिल गिरी एक लेडी फॉरेस्ट अफसर को अभद्र भाषा में धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महिला अधिकारी वन क्षेत्र में अतिक्रमण को हटा रही थी, लेकिन मंत्री अखिल गिरी को ये नागवार गुजरा। अपने समर्थकों के साथ वो वहां पर पहुंचे और अधिकारी को धमकाने लगे। इस दौरान महिला अधिकारी अपनी बात रखती रही, लेकिन मंत्री जी का पारा सातवें आसमान पर रहा। उन्होंने महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, उनके समर्थक भी काफी गुस्से में दिखाई दिए। महिला सम्मान की बात करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगी? अब ये बड़ा सवाल है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से हालात बहुत ही खराब हैं। तबाही के इस मंजर के बीच सांसों की जंग जारी है। चट्टानों और मलबों के बीच फंसे लोगों को देवदूतों से आस है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स की टीम हर चुनौती का सामना करते हुए लोगों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। जी मीडिया की टीम भी केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहुंची और हमने जो देखा उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि केदारनाथ में 31 जुलाई की रात क्या हुआ होगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर क्या है हालात, जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डसीला की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुदरत का जो क्रोध बरसा, उसकी निशानियों को देखकर त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 31 की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर क्या हुआ, उसे समझने के लिए जी मीडिया की टीम केदारनाथ के लिए रवाना हुई। मेरे कैमरा पर्सन संदीप बडोला आपको दिखा रहे हैं एयर शॉट। ये है केदार वैली का एयर शॉट। सिरसी हेलीपैड से अब किस तरह से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। नीचे मंदाकिनी नदी है जिसके बहाव ने जो उसके सामने आया उसको काट दिया। ये बड़े बड़े लैंडस्लाइड ये बताते हैं कि बीते 3 दिनों में जो बारिश हुई है वो किस तरह की रही है। सामने देखिए आपको नजर आता है सोनप्रयाग से लेकर तमाम जगह जिसके ऊपर से इस वक्त हम होकर जा रहे हैं। आसमान से जो तस्वीरें जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई, उसी से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। केदारनाथ का पैदल रास्ता आप देख रहे हैं। केदार रूट, पैदल रूट आपको नजर आ रहा है। नीचे संदीप आपको दिखा रहे हैं कैसे नुकसान हुआ है, किस तरह से पूरा नुकसान केदार वैली में हुआ है। गौरीकुंड में बड़ा नुकसान है, भीमवली में बड़ा नुकसान, निंचौली में कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं। 3 दिनों के बाद भी केदारनाथ पैदल मार्ग पर हालात खराब हैं। लगातार बारिश से रेस्क्यू में परेशानी आ रही है। ये देखिए हल्की बारिश
इस वक्त हो रही है। तो सामने का जो स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन, उसमें आपको बारिश की बूंदें दिख रही हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये गौरीकुंड के तमाम जगह आपको नजर आ रही है। 10 दिन पहले तक जो केदारनाथ मार्ग भोले के भक्तों से गुलजार था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इसके बाद हमारी टीम चीड़वासा के हेलीपैड पहुंची, जिसे खास तौर पर रेस्क्यू के लिए तैयार किया गया है। सन्नाटे में ये पूरे रास्ते आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये रास्ते कई जगह टूट चुके हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच रही हैं और सबकी कोशिश, ये देखिए ठीक सामने आपको नीचे टूटा हुआ रास्ता नजर आ रहा है। इस तरह के जो लैंडस्लाइड हुए हैं, उनकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। केदार घाटी से हर वो तस्वीर जी मीडिया आपको दिखा रहा है, कितने बड़े बड़े लैंडस्लाइड हैं। सामने देखिए एक बड़ा लैंडस्लाइड आपको यहाँ नजर आ रहा है। तमाम चुनौतियों के बीच तबाही की तस्वीरों को कैद करने के लिए आगे बढ़े। इस वक्त चीड़वासा हेलीपैड में मैं हूँ, और ये चीड़वासा हेलीपैड जिसमें बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, बड़े पत्थर इसमें थे, और आज सुबह इसको ठीक किया गया, रिस्टोर किया गया फिर से। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन ये पूरी की पूरी टीम चला रही है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र रसीला की रिपोर्ट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि केदारनाथ में किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। रेस्क्यू मिशन अभी चल रहा है, कई जगहों पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू टीमें अलग अलग तरीके से इन लोगों को निकाल रही हैं। ये देखिए कितना मुश्किल ये मार्ग है, और हर वक्त ये खतरा भी कि कभी लैंडस्लाइड ना हो जाए, और बारिश भी कहीं ना कहीं चुनौती लोगों की बढ़ा रही है। और पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है। बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की जिंदगी मुश्किलों में फंसती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र में जी मीडिया की टीम पहुंची, जहां लोग मदद के इंतजार में थे। आपदा में फंसे लोगों के लिए जी न्यूज की टीम मददगार बनकर पहुंची, और कैसे लोगों की जिंदगी को बचा लिया गया, देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हिमाचल में 2 दिन पहले बादल फटा, पहाड़ों से उतरते पानी ने प्रलय मचाया। पानी के रास्ते में जो भी आया तबाह हो गया। कई बांध, कई पुल टूट गए। राहत बचाव का काम शुरू हुआ, लेकिन कई ऐसे गांव जिनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जी न्यूज उन जगहों पर जा रहा है जहां पर अभी तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई है। चलिए वहां पर चलते हैं और वहां पर चलकर आपको हाल भी दिखाते हैं। प्रलय की एक तस्वीर ये भी है। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव आज पूरी दुनिया से टूट गया है। पार्वती नदी के वेग में इस गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए, उनकी आवाज को सुनाने के लिए जी मीडिया संवाददाता इस गांव की तरफ बढ़े। ये देखिए सामने, आप देखिए ये सामने बलाधी गांव है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो अब इस वक्त टापू बन चुका है, जिसके सीधे हाथ की तरफ भी पार्वती नदी बह रही है और पीछे की तरफ भी। यहाँ पर असल में एक पुल हुआ करता था, जो पुल इसे मुख्य धारा के साथ जोड़ता था। तो अब इन्हीं खतरनाक पगडंडियों को पार करके अब हम लोग लगातार नीचे जा रहे हैं और नीचे पहुँच रहे हैं। यहाँ से पैर फिसला तो सीधा सैकड़ों फीट नीचे खाई है, जिसमें कोई भी इंसान चला जाएगा। रास्ता खतरनाक था, लेकिन इसे पार करना भी जरूरी था। एक पैर स्लिप होगा ना, सीधा नीचे मिलेंगे हम। रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। आप लोगों को मतलब बचाने नहीं आए, रेस्क्यू करने नहीं आए अभी तक? नहीं आया है, खाने पीना मुश्किल है सारा। सारे ऐसे मजबूर एकदम, इधर का बिल्डिंग चल गया, सारे नुकसान, पूरा करोड़ों का नुकसान हो गया। टूटे पहाड़ और मलबे के बीच से इस गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। किसी तरह से जी मीडिया की टीम खतरे को पार करते हुए इस गांव तक पहुंच गई। 1 2 3 4 मकान बचे, क्योंकि 4 मकान यहाँ पर बचे हैं और मकानों को लगातार खाली करके लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो सुरक्षित जगहों पर जा पाए। गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन असली मिशन अब शुरू हुआ।
पार जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से तो नदी आ गई, भाव आ गया, अब इन घरों को भी खतरा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी मतलब उस पार मतलब हम सोच रहे करने का। जाएंगे कैसे उस पार से? उस पार हम मतलब एक तार के जरिए मतलब सारा सामान उस साइड ले जाएंगे। लगातार अच्छा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बादल एकदम से घट होता है, तो मतलब डर भी लगता होगा ना कि कहीं बाहर ना जाए? डर तो सभी को लगता है, क्या करना, मतलब ये काम भी करना पड़ेगा, सभी हेल्प भी करनी पड़ेगी। जिस जगह पर रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई थी, उस जगह से लोगों को निकालना था। रस्सी के सहारे निकालना। लेकिन इरादे मजबूत थे तो शुरू हुई लोगों को बचाने की मुहिम। लोग रस्सी के सहारे नदी को पार करने की तैयारी में थे। यहां फंसे लोगों के विश्वास और जी मीडिया के साथ ने इस गांव में फंसे सभी 35 लोगों को किसी तरह से किनारे पर पहुंचा दिया। आपके चैनल का हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने जो है यहाँ आने का कष्ट किया, इतना बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में आप पहुँचे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने जी न्यूज़ पहुँचा, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपके चैनल के मतलब बहुत शुक्रगुजार थे कि इतने दूर से आप यहाँ तक पहुँचे और इतने ख़राब सिचुएशन में भी आप वहाँ पहुँचे, मतलब इतना खतरा झेल के। इकलौता जी न्यूज़ है जो यहाँ पर पहुँचा, यहाँ की आपको हालत दिखाई और यहाँ पर लोगों के रेस्क्यू में जितनी मदद हम लोगों से हो पाई उतनी मदद करी और लोगों को एक तरह से सुरक्षित स्थान पे लाने की कोशिश की गई। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, बलाधी गांव। और आइए बात करते हैं चीन की, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बांध से क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल समस्या बांध नहीं है, बल्कि बांध को लेकर जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी की मंशा है। दरअसल चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। क्या है जमीन खोर चीन का डैम प्लान और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का डैम बम, ग्रेट बेंड को लेकर ड्रैगन का डेडली प्लान, रेड आर्मी को जिनपिंग का तबाही कमांड। दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाला चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए साजिश की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। ताइवान जैसे छोटे देशों पर अपनी ताकत की नुमाइश करने वाला ड्रैगन अब बांध के जरिए तबाही की तैयारी में जुटा है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिनपिंग ने इसके लिए अपने सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट से ब्लूप्रिंट तैयार करवा लिया है। इतना ही नहीं, जानकारी है कि जिनपिंग के आदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ऐसा निर्माण हो रहा है जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी ASPI की एक रिपोर्ट में इस खतरे के बारे में चेतावनी दी गई। चीन की योजना ब्रह्मपुत्र नदी की हाइड्रो पावर क्षमता के सबसे बड़े सेंटर ग्रेट बेंड पर बांध बनाने की है। यह जगह चीन की तरफ है और नदी यहाँ तेज मोड़ लेती है। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी एक घाटी में बढ़ते हुए 3000 मीटर नीचे गिरती है। चीन इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहता है। इसकी विशालता और इसकी जगह को देखते हुए इसे सुपर डैम भी कहा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस बांध के जरिए चीन इस पूरे इलाके को नेचुरली कंट्रोल कर सकता है। बांध की मदद से चीन जब चाहेगा बाढ़ और जब चाहे सूखे के हालात बना लेगा। अगर ऐसा संभव होता है तो आने वाले वक्त में यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। दरअसल 2002 में ब्रह्मपुत्र पर अपना पहला डेटा समझौता किया था। इसके तहत चीन ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर कई तरह की जानकारी साझा करता है। पहली बार यह समझौता 5 साल के लिए किया गया था, जिसे 2008, 2013 और 2018 में रिन्यू किया गया। 2023 में एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से इसे रिन्यू नहीं किया जा सका। अब जानकार मानते हैं कि इस बांध के जरिए ड्रैगन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर अगर एग्रीमेंट रिन्यू होता है तो इसमें भी चीन अपने सुपर डैम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं महायुद्ध के नए मैदान की। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इसकी आहट मिडिल ईस्ट में सुनाई भी दे रही है। इस बीच हानिया की मौत को लेकर एक नया दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उसकी हत्या के पीछे एक भारतीय का हाथ है। बाकायदा उस भारतीय का नाम भी कई जगहों पर चल रहा है, जिस पर हानिया की हत्या का आरोप लग रहा है। क्या है इन दावों की हकीकत, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अमित नाकेश
ये नाम इस वक्त सुर्खियों में है। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में अमित नाकेश को हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। तुर्की की मीडिया अमित नाकेश नाम के शख्स को मोसाद का भारतीय एजेंट बता रही है। सवाल उठता है कि क्या वाकई हानिया को अमित नाकेश ने मारा है या तुर्की की मीडिया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। अमित नाकेश पर तुर्की की मीडिया के दावों की सच्चाई भी सुन लीजिए। इजराइल के सोशल मीडिया पर इजरायलियों ने हानिया की हत्या के लिए हिब्रू शब्द में अमित नाकेश का जिक्र किया, जिसे तुर्की की मीडिया ने अमित नाकेश समझा और अमित नाकेश को काल्पनिक नाम अमित नाकेश बना दिया। हिब्रू में अमित नाकेश का अर्थ होता है मर्डर। तुर्की की मीडिया ने न सिर्फ शब्द का गलत मतलब निकाला, बल्कि काल्पनिक नाम वाले अमित नाकेश पर कई मनगढ़ंत कहानियां भी लिख दी, जिसकी वजह से तुर्की की मीडिया की जमकर खिल्ली उड़ी। अमित नाकेश के द्वारा हानिया को मारने का दावा कोरा झूठा साबित हुआ। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद से दुनिया महाजंग के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। ईरान ने इजराइल को डराने के मकसद से वीडियो गेम खेला। वीडियो में ईरान ने अपनी मिसाइलें और ड्रोन बेड़े का प्रदर्शन किया। अमेरिका के जंगी जहाज भी मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हैं। अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट भी ईरान के करीब महरूज की खाड़ी तक पहुंच गया है। इस बीच ईरान के मंत्री ने ये कहा है कि हानिया की हत्या के लिए इजराइल को अमेरिका ने मंजूरी दी थी। फिलहाल ईरान के साथ साथ इजराइल और अमेरिका ने भी अपने स्तर से युद्ध की तैयारी कर ली है। हो सकता है कि अगले कुछ घंटे में मिडिल ईस्ट से धमाकों की आवाज दुनिया के कान तक पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।